हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के 7 लेक्चर्स कवर किए, जिसमें हमने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या डिटेल चीजें हो सकती हैं उन सब के बारे में बहुत प्रॉपर डिस्कशन करा। लाइक अलजेब्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के क्या कॉन्सेप्ट है, पैराबोला के क्या कॉन्सेप्ट है, सर्कल के क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ हम लोगों ने बहुत डिटेल में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में कवर करा। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का एचसी वर्मा का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। ठीक, आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइजेस पर प्रोसीड करेंगे। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का क्या है भाई, कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, it is multiplied by an arbitrary scalar, it is cross multiplied by a unit vector, it is slid parallel to itself। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर जस्ट उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर क्वांटिटी के ना तो मैग्नीट्यूड ना तो डायरेक्शन, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। तो राइट आंसर होगा डी। अरे ठीक है, चलिए द राइट आंसर इज डी। जैसे आप पैरेललोग्राम में पढ़ते हो कि एक अपने पास ए वेक्टर रहता है, दूसरा अपने पास बी वेक्टर रहता है, तो आप क्या करते हो, बी वेक्टर को एज इट इज ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर देते हो। अरे बात समझ आ रही, अरे बात समझ आ रही। इसी वजह से ये पैरेललोग्राम बनता है। ए वेक्टर का जो इफेक्ट यहां होगा वही इफेक्ट यहां होगा। क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ए वेक्टर का जो इफेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा वही इफेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, ये जरूरी नहीं है। बट इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस वेक्टर की अपनी इंडिविजुअलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बट ये वेक्टर अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए तो अब क्या है कि अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो वेक्टर की ना तो डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ। अदरवाइज आप इसमें से कुछ भी करो। इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, पहले मेरा ए वेक्टर ऐसे था, अब मेरा ए वेक्टर थीटा डिग्री घूम गया भाई साहब, थीटा डिग्री घूम गया तो क्या होगा, वेक्टर चेंज हो गया यार। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना यार। और वेक्टर में कोई भी एक चीज बदली, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज बदली तो वेक्टर बदलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बी क्या कह रहा है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। पहले अपने पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था। अगर उसमें मैं 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब वो 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जाएगा ना यार। तो किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से या आर्बिट्रेरी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, अगर किसी यूनिट वेक्टर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर होगा और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यार? बिल्कुल, तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अरे भाई, अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और किसी भी टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होता। तो क्या होगा कि एक ए वेक्टर ये रहा, दूसरा यूनिट वेक्टर इधर रहा, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो ऊपर मिलेगा और वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर बना उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली द आंसर इज कि हाँ, डायरेक्शन में चेंज होगा। तो ये भी सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। डी क्या सही होगा यार? इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर अपने ही पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है ना तो इसके डायरेक्शन में चेंज होता है। बट ये बॉडी पर अगर लगेगा और बॉडी पर इसको तुम पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो ये बॉडी पर अपना इफेक्ट बदल देगा। विल डिस्कस इट लेटर इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा विच ऑफ द सेट गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। कि मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है 3 वेक्टर्स का जिनमें क्या है कि 2 वेक्टर का जो सम होगा या 2 वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन होगा वो क्या होगा, जो 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन होगा वो तीसरे वेक्टर को कैंसिल करना चाहिए। बात समझ आ रही? ताकि नेट वेक्टर कितना होना चाहिए, 0 हो जाए। ठीक, देखो कह रहा विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स 3 वेक्टर एडिंग टू 0, जिसमें 3 वेक्टर से ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट क्या मिल रहा हो, 0। तो कोई 2 वेक्टर ऐड करो और उसको तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ले आओ, दोनों को एक दूसरे की डायरेक्शन के ऑपोजिट कर दो तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। जैसे पहले वाले की बात करें 2 और 4, 2 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा, 2 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता।
2 और 4 का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैक्सिमम 6 हो सकता है। मैं ये कैसे कह पा रहा हूं कि अगर मान लो मेरा 2 इधर 2 यूनिट इधर एक वेक्टर है और 4 यूनिट इधर एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा भाई। अरे ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा भैया, ये 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो 16 4 कितना हो गया 20। अब 20 का अंडर रूट देखेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये लगभग 4.5 के करीब जाएगा। अरे ठीक है, लगभग 4.5 के करीब जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब 2 और 4 दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो 6 बनेगा। मतलब 2 और 4 का जो सम होगा वो कितना होगा 6, तो वो कभी भी 8 को कैंसिल नहीं कर सकता। तो मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसे दूसरा 8 और 4 का जो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट है वो 12 है, और यहां पर जो क्वांटिटी है तीसरा वेक्टर जो है वो 16 यूनिट का है, तो ये भी कभी एक दूसरे को जीरो नहीं कर सकते। अरे बात समझ आ रही। अच्छा यहां पर देखो 1 और 1 का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो कितना पॉसिबल है 2, और क्या इस तीसरे 2 वेक्टर को वो कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा अपने पास सी। कैसे, 2 यूनिट वेक्टर इधर लग रहा है, 2 कोई भी यूनिट है, ये वेक्टर इधर लग रहा है, 1 और 1 दोनों इधर लग जाएं तो इधर सम 2 हो जाएगा, इधर भी सम 2 हो जाएगा, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। देखो डी हो सकता है कि नहीं, 0.5 और 1 ऐड करोगे तो इनका जो मैक्सिमम वेक्टर एडिशन पॉसिबल है, वेक्टर एडिशन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पॉसिबल है वो कितना है 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.5। क्या ये 2 को कैंसिल कर पाएगा, तो आंसर इज नो। तो ये 2 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो डी अपना सही ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। चले आगे बढ़े, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको क्रिस्टल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट्स रखने हैं, क्वेश्चंस को लगाना है। एचसी वर्मा एक ऐसी किताब है जो आपके बेसिक्स को बहुत अच्छा बना देती है, और जिसके बेसिक्स अच्छे होते हैं वही अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस अप्रोच कर पाते हैं। तो बेसिक्स का सही होना बहुत जरूरी है, और एडवांस लेवल के और कठिन क्वेश्चंस आपको कैसे अप्रोच करने हैं इसका तरीका टाइम टू टाइम जैसे वीडियोस आती जाएंगे, आई लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए एंड बीटा विद वेक्टर बी। अरे बात समझ आ रही, मतलब अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट बन रहा है वो भैया कहीं आर वेक्टर बनेगा। ऐसे ये आर वेक्टर जो है वो ए से अल्फा बना रहा है और बी से बीटा बना रहा है। अरे ठीक है, ए से अल्फा बना रहा है और बी से बीटा बना रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा, पहला ए अल्फा इज लेस देन बीटा, ऐसी तो कोई बात है नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अल्फा बड़ा हो सकता है बीटा से, अल्फा छोटा भी हो सकता है बीटा से, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा ए इज लेस देन बी, मतलब अगर अल्फा छोटा होगा तो ए छोटा होगा, अगर अल्फा छोटा होगा तो ए छोटा होगा। अब समझिए बात कि ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो जितना अल्फा कम होता जाएगा, फाइनली ये मान लीजिए अल्फा है, अच्छा ये अपने पास ए वेक्टर था, ये अपने पास बी वेक्टर था, अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ए के पास होगा, ए से अल्फा एंगल बनाएगा और इधर से बीटा एंगल बनाएगा, अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो वो ए के पास होगा, और ए के पास होगा तो भैया रिजल्टेंट जो होगा, जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर से बड़ा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के पास होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अरे बात समझ आ रही, तभी तो उसकी तरफ लाई कर रहा है यार। तो क्या होगा, जिसका अल्फा बड़ा होगा, जब अल्फा बड़ा होगा तो ए छोटा होगा, अगर बीटा बड़ा होगा तो बी छोटा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा इज लेस देन बीटा देन ए इज लेस देन बी। अरे भाई गलत है यार, अगर अल्फा छोटा है तो मतलब वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ए की तरफ अलाइंड है, तो भैया ए वेक्टर बड़ा होना चाहिए, तभी वो ए की तरफ अलाइन होगा। अरे बात समझ आ रही। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक क्वेश्चन से समझाऊं इसको, तो ये मान लीजिए 4 और ये मान लीजिए 3, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, वो कितना मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, अंडर रूट करेंगे तो 5, ये हो जाएगा आपके पास 5। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपके पास 37 डिग्री, और ये एंगल होगा आपके पास 53 डिग्री। तो देखिए 4 की तरफ लाई कर रहा है, तो यहां जो अल्फा है ये छोटा है, तो जो वेक्टर बड़ा होगा उधर एंगल छोटा लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर से। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, सी, कि अल्फा इज लेस देन बीटा तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, चलें आगे बढ़े।
अरे भाई अल्फा और बीटा अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर इधर 5 लग रहा है, इधर 5 यूनिट लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 5√5 आएगा, और तब ये भी 45 डिग्री होगा, सॉरी 5√2 आएगा, तब ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब अल्फा और बीटा जब बराबर होंगे तभी ए और बी बराबर होगा, अदरवाइज ए और बी बराबर होने वाले नहीं हैं। अरे ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड नन ऑफ दीज। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। मान लीजिए आपके पास एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये अपना एक एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना एक वाई एक्सिस हो गया। तो ए का कंपोनेंट जो इसके अलोंग आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और जो इसके अलोंग जाएगा वो जाएगा ए साइन थीटा। जिससे थीटा जुड़ा होता है उधर कॉस कंपोनेंट जाता है, जिससे थीटा नहीं जुड़ा होता है उधर साइन कंपोनेंट जाता है। तो ये बात तो क्लियर दिख रही है कि यहां पर जो ए कॉस थीटा होगा भाई वो छोटा होगा किससे, ए के मैग्नीट्यूड से। क्लियर। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑलवेज इसके साथ ऐड कर दिया, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूं कि मेरा कोई जो वेक्टर है ए वेक्टर वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो भैया इसका जो कंपोनेंट एक्स में होगा वो तो ए ही होगा ना, एंड दैट इज ग्रेटर देन ए कॉस थीटा। तो क्या है कि जो कंपोनेंट होगा ए का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो ए कॉस थीटा, वो वेक्टर है ए गिवन वेक्टर उससे छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। अरे बात समझ आ रही, दोनों बात सही है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो जो एक्स कंपोनेंट में आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है अपना, उससे उसका जो कंपोनेंट होगा वो छोटा होगा। बट अगर यही एक्स एक्सिस में लाई कर जाए तो क्या ए कॉस थीटा की वैल्यू ए के बराबर नहीं हो जाएगी? क्या ए अगर एक्स एक्सिस में लाई कर जाए तो क्या एक्स में इसका कोई कंपोनेंट होगा? नहीं। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए। तो क्या वो बराबर हो जाएगा किसके? एक्स, ए के बराबर हो जाएगा एक्स। तो देखो समझने वाली बात क्या है, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आंसर इज रॉन्ग। हाँ, कहता कि मे बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड तो सही हो जाता। ऑलवेज कह दिया, हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ भाई, जब तक वो ऐसे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस तुम्हारी इधर है, वाई एक्सिस तुम्हारी इधर है, तब तक तो ठीक है। ए कॉस थीटा जो इधर आएगा वो इसके रिजल्टेंट से छोटा होगा। अरे बात समझ आ रही, इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर इधर ही लाई कर जाए और मैं एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट देखूं तो भाई ए का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो ए ही होगा। तो क्या वो बराबर हो जाएगा? तो यहां कह रहा ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यह आंसर सही नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? चलिए बी देखते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड। अरे ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई ग्रेटर देन तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कभी भी उस वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, उस वेक्टर के बराबर हो सकता है। तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी कह रहा ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं भैया, एक ही कंडीशन है कि जब ये थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अरे बात समझ आ रही? तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। डी कह रहा नन ऑफ दीज, तो भाई राइट आंसर इज डी। अरे ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। बस ये सब क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक थॉट प्रोसेस देते हैं, एक अप्रोच करने का तरीका देते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि आपको एचसी वर्मा लगानी चाहिए। एचसी वर्मा लगाना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज। देखिए आपके पास एक, समझिए कि आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है। पहले डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो कह रहा है कि ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। जो ए वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली इसको मैं अपवर्ड मान रहा हूं, तो अंदर वाले को मैं क्या मानूंगा? डाउनवर्ड। अरे बात समझ आ रही? देखो इट इज लाइक दिस कि ए वेक्टर मेरा इधर लाई कर रहा है और जो मेरा बी वेक्टर है वो किधर लाई कर रहा है? पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ लाई कर रहा है। मतलब ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा बी वेक्टर हो गया। अब मेरे से कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट बताइए। ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट बताइए। तो भैया राइट हैंड थंब रूल होता था एक, कि पहले अपनी प्रायोरिटी रखो ए वेक्टर और उसके बाद अपनी मुट्ठी को बंद कर लो बी वेक्टर की तरफ, तो तुमको ये डायरेक्शन मिल जाएगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट। तो राइट आंसर इज अलोंग वेस्ट। अरे बात समझ आ रही? तो सही आंसर क्या होगा? अलोंग वेस्ट। क्लियर है?
अरे क्लियर है भाई, चले आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अपना ए वेक्टर आउटवर्ड था, बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ था, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से लेके बी की तरफ आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे, तो ऐसे मुट्ठी बंद होगी तो जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अरे बात समझ आ रही, चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज। तो जब हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर स्क्वायर कितना 2.12 इंटू 2.12। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के 6 प्लेसेस तक है। अरे बात समझ आ रही, डेसिमल के 6 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक हमको वैल्यू मिलेगी इसका जो रिजल्टेंट आएगा, और इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस हो। तो मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया आपसे किसके फॉर्म में, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में। अरे बात समझ आ रही, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अभी मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें हैं। अरे बात समझ आ रही, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2.12 कितनी आ रही है सब में 3। अरे भाई 3.14, पाई की तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पता नहीं कहां तक जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है कि द आंसर दैट इज आस्क्ड हियर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ढूंढते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, तो इधर सब में कितने हैं 3। ठीक है, तो हमको 3 के टर्म में आंसर लिखना है, तो जो मेरा बी है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3 है, तो बी ऑप्शन इज राइट। सिंपल एलिमिनेशन मेथड, नथिंग यू हैव टू डू। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.112467 करके आएगा, कुछ 6 डिजिट तक आएगा। अरे बात समझ आ रही, तो अगर मैं ये 3.14 रखूं तो वैसे तो पाई की कोई वैल्यू नहीं है ना, रिजिड कोई वैल्यू ही नहीं है ना भाई, 3.14 चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए है क्या कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरे से पूछा गया था कि मुझे एरिया निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में, तो मैंने जब देखा कि पाई आर स्क्वायर हो रहा है, रेडियस 2.12 दे रखा है, तो भैया मुझे जो है वो जो रिजल्ट चाहिए वो उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला जो आंसर था वो बी था, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव 2 बहुत दमदार पार्ट है एचसी वर्मा का। अगर आपको ऑब्जेक्टिव 2 करने आ गया तो आपको यह समझ आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे 2 से 3 से 4 से 5 से कॉन्सेप्ट एक साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। कि मतलब अगर मैं एक्सिस, पहले मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये था, एक्स एक्सिस ये था, ये दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, अब मैं इसको ऐसे पलट दूं, एक्स एक्सिस को इधर लेके जाऊं तो मेरा वाई एक्सिस इधर चला गया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्केलर, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से बस उसका मतलब है, उसका वेक्टर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे कह दिया जाए कि 2 लीटर पानी है भाई, तो 2 लीटर पानी चाहे एक्स में रखो, चाहे वाई में रखो, चाहे जेड में रखो, कहीं भी रखो, वो तो 2 लीटर ही रहेगा। एक्सिस रोटेट करा दो तब भी वो पानी तो 2 लीटर ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। अरे बात समझ आ रही, अरे बात समझ आ रही, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटीज का वेक्टर कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, पहला सही है। अच्छा, बी कह रहा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ध्यान से समझिएगा कि एक आपके पास एक्स एक्सिस है, एक आपके पास वाई एक्सिस है। अरे ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि यहां पर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और यहां से जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा, ए साइन थीटा। अरे क्लियर है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को यहीं पड़े रहने दे रहा हूं, बस मैं एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट करा दे रहा हूं। ध्यान देना कि अब मैंने क्या करा, एक्स को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, और मेरा वाई भी क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा, मेरा x भी आगे शिफ्ट हो गया, मेरा y भी आगे शिफ्ट हो गया, a में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर ये
5 डिग्री गया तो ये भी कितना आगे जाएगा, 5 डिग्री आगे जाएगा। तो अब यहां से जो एंगल बन के आएगा क्या वो थीटा माइनस फाइव आएगा। तो हमको बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमको ये सिंपल आंसर्स करने हैं। तो मैं यहां पर इसको अल्फा मान लूं, क्या मान लूं, अल्फा। तो ए का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस अल्फा, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा, ए साइन अल्फा। ठीक, ए साइन अल्फा। तो भैया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो पहले जो एक्स एक्सिस में वेक्टर लाई कर रहा था वो ए कॉस थीटा, अब मैंने रोटेशन चेंज कर दिया, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो अब इधर जो आएगा वो ए कॉस अल्फा, इधर जो जाएगा वो ए साइन अल्फा। तो क्या कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, कंपोनेंट्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो बी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बदल जाएंगे अगर मैं क्या बदल दूं, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। सी कहता है कि अ वेक्टर, कि जो वेक्टर था क्या उस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, जो वेक्टर था क्या उस पे कोई फर्क पड़ेगा। तो आंसर इज नो। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ेगा, अरे क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी तुम स्क्वायर करोगे और इसका भी तुम स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो दोनों से आंसर तुमको क्या मिलेगा, ए ही वेक्टर मिलेगा। जैसे मैं पहले बात करूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे दोनों का रिजल्टेंट तो ए स्क्वायर ही होगा, दोनों साइड अंडर रूट कर दोगे, यही तो रिजल्टेंट का तरीका होता है भाई। तो क्या मिलेगा अपने को, ए वेक्टर ही तो मिलेगा। अब ए वेक्टर जैसे लग रहा है वैसे ही लग रहा है, उसकी पोजीशन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अरे बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो वेक्टर ए वेक्टर में भी कोई चेंज नहीं होगा, अ वेक्टर। नेक्स्ट वन इज डी, कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अरे भाई बिल्कुल मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं होगा। अरे बात समझ आ रही, उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर, क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। अरे ठीक है, चलिए तो अपना जो सही आंसर होगा वो होगा ए डी एंड सी, ए डी एंड सी। चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कह रहा है लेट अस कंसीडर कि जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर, कि जो सी वेक्टर होगा क्या वो हमेशा ए वेक्टर से बराबर होगा, बड़ा होगा। तो मैं क्या जानता हूं कि अगर कहीं मुझे लिखा हुआ है सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मुझे क्या करना है भैया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सी का क्या मैग्नीट्यूड होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। जैसे अगर अपने पास एक ए वेक्टर इधर रहा, अपने पास एक बी वेक्टर कहीं इधर रहा ऐसे, और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो मैं वेक्टर्स में बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हूं कि अगर मेरा थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा उसमें जो सी वेक्टर लिखा जाएगा, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा सी वेक्टर का वो क्या होगा भैया, जो मैग्नीट्यूड होगा सी वेक्टर का वो किसके बराबर होगा, क्या वो बड़ा हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से, तो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा यार। अरे बात समझ आ रही, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब जो सी होगा, अगर मान लो ये कॉस थीटा मेरा पॉजिटिव आता है, अगर ही मेरा ये कॉस थीटा पॉजिटिव आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले टर्म में, इस वाले टर्म में ऐड ऑन करेंगे, और ऐड ऑन करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा ए वेक्टर से बड़ा होगा। लेकिन अगर मेरा यही थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, अगर मेरा यही थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से छोटा भी हो सकता है। अरे बात समझ आ रही, कहा जा रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव सी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर, सी वेक्टर लेस देन बी वेक्टर। तो वेरी ट्रू, बहुत आसानी से ये मिल जाएगा, और ये तब मिलेगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी, क्योंकि जब मेरा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अरे बात समझ आ रही है, और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से छोटा हो सकता है। अरे बात समझ आ रही, चलें आगे बढ़े। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है और ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा भैया वो कहीं इधर मिलेगा, तो वो ए वेक्टर से भी छोटा हो सकता है, वो बी वेक्टर से भी छोटा हो सकता है। अगर बी वेक्टर ए वेक्टर से बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो वो ए वेक्टर से भी छोटा हो सकता है और बी वेक्टर से भी छोटा हो सकता है। चलें आगे बढ़े, तो अपना सही आंसर है इट इज पॉसिबल टू हैव सी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर, सी वेक्टर लेस देन बी वेक्टर। अच्छा, दूसरा कह रहा सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे दिख रहा है भाई यहां पर अपने को कि सी जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर से छोटा हो सकता है, तो ऑलवेज की तो कोई बात ही नहीं है। और कह रहा सी इज नेवर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अरे बात समझ आ रही? क्यों नहीं हो सकता? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर जाएंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां मॉड लगा हुआ है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई वो क्या होगा? बराबर, वो उनके बराबर भी हो सकता है। अरे सी इज नेवर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर गए, ए 10 है बी 10 है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 30। तो क्या सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि नेवर इक्वल टू, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है अपने पास? बी। द राइट आंसर इज बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन है, लेट द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। तो C जो होगा मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, सी मस्ट बी लेस देन a माइनस बी, सी मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, सी मे बी इक्वल टू a माइनस बी। तो आइए देखते हैं पहले कि अगर मेरे पास कोई एक a वेक्टर दे रखा है और मेरे पास यहां पे कोई b वेक्टर दे रखा है, अरे बात समझ आ रही? इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं लिखूंगा c, उसको मैं कैसे लिखूंगा? c विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। अरे बात समझ आ रही? तो C का जो रिजल्टेंट इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, और कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो C विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन 30, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो cos 90 प्लस 30 इट इज रिटन एज माइनस साइन 30। तो मैं C को फर्दर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो क्या मैं माइनस ए बी लिख दूं? अरे ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस ए बी ऐड कर दूं और माइनस ए बी माइनस कर दूं। अरे ठीक है। तो मुझे जो C मिलेगा वो क्या मिलेगा? C विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अरे बात समझ आ रही? तो मुझे ये दिख रहा है कि जो C होगा वो a माइनस बी से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ए बी भी आ रहा है। तो द राइट आंसर इज C मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी। अरे बात समझ आ रही? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, may be smaller than the sum of the magnitudes of the vectors, may be greater than the sum of the magnitudes of the vector, may be equal to the sum of the magnitudes of the vector। तो मान लीजिए कि मेरे पास कहा जा रहा है कि एक x एक्सिस है और दूसरी मेरे पास एक y एक्सिस है, इसमें मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तीन वेक्टर कौन कौन से? एक वेक्टर इधर है r1 वेक्टर, एक वेक्टर इधर है r2 वेक्टर, और एक वेक्टर इधर है वो है r3 वेक्टर। और मेरे पास इन सारे वेक्टर्स के एंगल्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? r1 वेक्टर का दे रखा है θ1, r2 वेक्टर का दे रखा है θ2, और r3 वेक्टर का दे रखा है θ3। ठीक, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट मुझे मिला x एक्सिस और y एक्सिस पर, वो मुझे कुछ मिला r। जो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा? r cos अल्फा। अब r1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा? r1 cos θ1। r2 का जो आएगा वो क्या आएगा? r2 cos θ2। और r3 का जो इधर आएगा वो क्या आएगा? r3 cos θ3। तो वेक्टर लॉ ये कहता है कि x एक्सिस में रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट आएगा वो जिन वेक्टर्स से आ रहा है उन वेक्टर्स के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। मतलब मैं r cos अल्फा को लिख सकता हूं क्या? r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 माइनस r3 cos θ3। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी पहली स्टेटमेंट सही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, कि मतलब ये जो r cos अल्फा होगा, ये जो r cos अल्फा होगा, यहां पर r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस r3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा होना चाहिए। अरे बात समझ आ रही? मतलब ये इससे छोटा होगा, मे भी छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दिख रहा है भाई, r cos अल्फा जो है वो r1 cos θ1 जो r1 से छोटा होगा, r2 cos θ3 r2 cos θ2 जो r2 से छोटा होगा, और इसमें से मैं r3 माइनस कर रहा हूं और मुझे मैग्नीट्यूड का सम करना है, तो प्लस r3 cos θ3 करूंगा। तो जो r cos अल्फा मिलेगा r3 cos θ3 में जब मैं प्लस r3 लिखूंगा तो जो मिलेगा r cos अल्फा वो ऑब्वियस सी बात है छोटा मिलेगा।
अरे बात समझ आ रही। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे 3 वेक्टर हैं, तीनों ऐसे लाई कर रहे हैं, R1 भी इधर ही, R2 भी इधर ही और R3 भी इधर ही, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनका वो भी इधर ही आएगा भाई R। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में वो R ही होगा, और ये जो R होगा क्या वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा? बिल्कुल भाई बराबर होगा। तो कह रहा मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। अरे बात समझ आ रही। कह रहा है कि मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। भाई R cos अल्फा किसी भी स्थिति में R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर के बराबर बड़ा नहीं हो सकता, बस बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा और सही ऑप्शन होगा A, B एंड D। अरे समझ आया। चलो आओ देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर A एंड B मे बी ग्रेटर देन AB, इक्वल टू AB, लेस देन AB, इक्वल टू 0। तो मैं जानता हूं कि अगर कहीं लिखा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर, तो C वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये लिखा रहता है मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। अरे लिखा रहता है भाई। तो अगर मेरा थीटा, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर मेरा थीटा 0 हो गया तो C किसके बराबर होगा? C किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अरे बात समझ आ रही। इक्वल टू 0। और अगर मेरा यही थीटा 90 डिग्री हो गया तो मेरा C किसके बराबर होगा? A इंटू बी के बराबर होगा। अरे होगा, मतलब इक्वल टू AB। और अगर मेरा यही थीटा 0 से 90 के बीच में है तो जो मेरा C होगा वो AB से छोटा होगा, क्योंकि ये होगा AB साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में तो 1 से छोटी होती है, तो मेरा जो C मिलेगा वो AB से छोटा मिलेगा, मतलब लेस देन AB। तो राइट आंसर इज B, C एंड D। यहां खत्म होता है हमारा ऑब्जेक्टिव 2, और अब हम मिलेंगे आज से नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एक्सरसाइजेस, द ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस ऑफ HC वर्मा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए, मन लगाकर सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।